Good morning to all of you. I hope you all can hear my voice. आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? गुड मॉर्निंग अजय भाई, गुड मॉर्निंग. आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? कैन यू प्लीज़ कमेंट ऑन दैट? कैन यू हियर माई वॉइस? हेलो, कैन एनीबडी कमेंट ऑन दैट? हेलो, हाँ उन्मेष भाई, ખાલી મારી અવાજ સંભળાય છે કે નહીં મને કહો ને. લેપટોપથી કરું છું. ચાલુ થઈ ગયું છે લાઈવ. હા હા હા, હું દૂર જ છું. ચાલુ છે. ગુડ મોર્નિંગ મેસેજીસ પણ ચાલુ થઈ ગયા છે. જસ્ટ લેટ મી નો દેટ મારો અવાજ સંભળાય છે કે નહીં, સો દેટ આઈ કેન સ્ટાર્ટ. हेलो, ओके, तो कैन आई स्टार्ट नाउ और आई शुड वेट फॉर 11 ओके ओके, थैंक यू सो मच. Okay, so good morning to all of you, and thank you so much to DPS to invite me for this live session. And आपको पता ही है आज का टॉपिक क्या है. इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग. सो मैं बेसिकली 3 पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे. दैट हम सबको स्टोरीज पसंद आती है, क्यों. सेकेंड पॉइंट इज स्टोरी रीडिंग, मतलब हमारी रीडिंग हैबिट और कहानियाँ सुनना और सुनाना किस तरह से स्टूडेंट्स को खासकर उनकी लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल रहता है. और तीसरा कि हाउ वी कैन बी अ गुड स्टोरी टेलर, राइट. सो नाउ विल स्टार्ट. हम सब जानते हैं कि हम सबको कहानियाँ पसंद आती है, राइट. छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है. छोटे बच्चों के लिए तो कहानियाँ लाइक उनके लिए तो कहानियाँ जैसे चॉकलेट्स की तरह है ना. तो फेरी टेल्स उसको ज़्यादा पसंद आती है. और जैसे ही छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारे एनिमल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने लगते हैं उनकी कहानियों में, है ना. और फिर जैसे ही टीन एज में आते हैं बच्चे तो उन्हें ज़्यादा एडवेंचर स्टोरीज पसंद आती है. और यंग एज में हम सबको लव स्टोरीज ज़्यादा पसंद आती है ना. और जैसे ही सो ऑन एंड ऑन हम बड़े होते जाते हैं और कई तरह की कहानियाँ हमें पसंद आने लगती है, जैसे कि सामाजिक स्टोरी, कॉमेडी कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज़, और जो हमें इंस्पायर करती है, खासकर सुधा मूर्ति जो लिखते हैं उस तरह की कहानियाँ हमें पसंद आने लगती है. सो टोटल आई कैन से दैट वी ऑल लव स्टोरीज. हमें कहानियाँ पसंद आती है, राइट. आई नो आप में से कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स शायद सोच रहे होंगे जो कि शायद कम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी नहीं है. वो सोच रहे होंगे कि हम तो भैया कहानियाँ तो पढ़ते नहीं, तो फिर कहानियाँ पसंद आना ना आना वो तो बहुत ही दूर की बात है ना. पर नहीं, फिर भी मैं कह सकती हूँ, आई कैन क्लेम दैट वी ऑल लव स्टोरीज. हाउ? क्यों? आप लोग जो फिल्में देखते हैं, आप लोग जो सीरियल्स देखते हैं, आप लोग जो नाटक देखते हैं, और आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हम लाइक करते हैं, इतने सारे वीडियोस हम देखते हैं, हमें पसंद आते हैं. शॉर्ट फिल्म्स जो देखते हैं यूट्यूब पर, वो सब क्या है? दे आर ऑल स्टोरीज. फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें किसी और माध्यम से, मतलब वो स्टोरीज़ हम कोई और माध्यम से पसंद करते हैं. हम वो स्टोरीज़ पढ़ते नहीं हैं, पर ऑफ कोर्स हम देखते हैं. और आप सोचिए, क्या कहानी के बगैर फिल्में, सीरियल्स या यूट्यूब के वीडियोस पॉसिबल है? नहीं ना. तो बस वही बात है कि हम ओवरऑल कहानियाँ पसंद करते हैं, फिर चाहे हम उसे किसी भी माध्यम से एंजॉय करें. हम किताब से पढ़ें या फिल्मों से देखें या फिर सीरियल्स से देखें या फिर यूट्यूब पे देखें. और बच्चों के लिए खास वो तो एनिमेशन कार्टून्स बहुत ही देखते हैं, तो वो भी कार्टून में भी तो कहानियाँ होती है ना जो बच्चों को पसंद आती है. सो
कहानियाँ हमें क्यों पसंद आती है? बेसिकली कहानियाँ हमें क्यों पसंद आती है? क्योंकि कहानियाँ हमें हंसाती है, कहानियाँ हमें रुलाती है, कहानियाँ हमारे अंदर के संवेदन को जगाती है और हमारे अंदर दया के भाव को जागरूक करती है और बहुत ही हमें रोमांचित करती है, हमें मनोरंजन देती है. सो इन शॉर्ट, एज एन आर्ट, all stories give us a pleasure to our soul and our mind, right? मतलब एक कला के तौर पर कहानियाँ हमें आनंद देती है, हमें सुकून देती है और हमें तनाव से मुक्त करती है. कैसे? कैथारसिस की मदद से. नाउ व्हाट डज दिस कैथारसिस मीन्स? मतलब भाव विरेचन. आसान भाषा में मैं समझाने का ट्राई करूँगी. जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि काफ़ी हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे कभी कभार हमें रोना आ जाता है, कुछ हुआ हमारे साथ तो, या फिर हंसी आ जाती है कुछ जोक वगैरह सुन के, पर बिकॉज ऑफ सम सोशल नॉर्म्स, कुछ सोशल पाबंदियों की वजह से हम हमारे उस फीलिंग्स को, उस आवेग को, भाव को उस समय एक्सप्रेस नहीं कर पाते. खासकर जेंट्स के लिए, हमारे पापा या दादा या भैया के लिए लोग ये कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, और अगर कोई रो लेता है तो ताना सुनना पड़ता है कि देखो औरत की तरह रो रहा है. और कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में स्पेशली औरतें और बहुओं के साथ ऐसा होता है, अगर कुछ हंसी खुशी की बात हो रही हो और वो ज़्यादा ज़ोर से हंस दे तो लोग ये समझते हैं कि देखो कितनी बुरी है, कितनी ज़ोर से हंस रही, कुछ मैनर्स ही नहीं है. सो ये सब पाबंदियाँ कहीं ना कहीं हमारे एक्सप्रेशन को रोकती है, हमें हमारी आवेशों को बाहर एक्सप्रेस करने के लिए एक लगाम लगा देती है. और उसमें कहानियाँ कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, जब ऐसे समय में अगर हम कोई फिल्म देख ले, कोई नाटक या सीरियल देख ले, या कोई उपन्यास पढ़ ले जिसमें कुछ करुण वर्णन है, तो वो देख के बहुत दिनों से हमारे रुके हुए आंसू निकल आते हैं. मतलब हमारी आंखें नम हो जाती है, हम रो देते हैं. या फिर कुछ कॉमेडी देख ले तो हम ज़ोर ज़ोर से हंस देते हैं, अगर स्पेशली अकेले हो तो हम खुल के हंस देते हैं, है ना? तो कहानियाँ इस तरह से हेल्पफुल होती है कि हमारे दबे भावों को वो उजागर करती है, बाहर लाने का माध्यम बनती है. सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ कैथारसिस, वो इस तरह से कुछ एक्सप्लेन होता है कि कहानी के किरदार जो दुख या पीड़ा का एक्सप्रेशन या जो वर्णन कर रहे हैं, वो देख के हमारे अंदर के जो भाव, दुख या पीड़ा है, वो जागरूक होकर बाहर आने का उनको मार्ग मिलता है और वो बाहर आ सकते हैं. और उसी वजह से वी फील वेरी रिलैक्स्ड, हमें बहुत ही सुकून होता है. हमारे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन और जो हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा हो जाता है. सो इसी वजह से हमें कहानियाँ पसंद आती है. और ये कैथारसिस का जो रूल है वो सिर्फ कहानियों में नहीं लागू होता है. मतलब दिस रूल इज़ फॉर ऑल आर्ट्स. मतलब अगर हम कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, कोई ड्राइंग देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कलर्स देखते हम बहुत अच्छा आनंदित फील करते हैं. सो बेसिकली ये जो कैथारसिस का रूल है वो सभी आर्ट को लागू होता है और स्पेशली कहानियों को. और इसीलिए नाउ आई कैन डेफिनेटली क्लेम, और यू ऑल्सो कैन डेफिनेटली क्लेम, अगर आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं किताबें, फिर भी आप क्लेम कर सकते हैं कि कहानियाँ हमें पसंद आती है, राइट? ठीक है. सो अब तक हमने बातें की अबाउट स्टोरीज. ओवरऑल कहानियाँ हम किसी भी माध्यम से एंजॉय करें, फिल्में या सीरियल या बुक्स. अब हम बातें करेंगे कि हमारी रीडिंग हैबिट, कहानियाँ सुनना और सुनाना किस तरह से बच्चों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, उनकी लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल हो सकता है ना? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी. कहानी का शीर्षक है गिरगिट के रंगों का जादू, है ना? तो दो फ्रेंड्स थे, चिंटू और पिंटू. दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और रोज़ खेलने के लिए इकट्ठा होते थे.
अब एक दिन जब वो दोनों खेल रहे थे, अचानक चिंटू को कुछ याद आया और बहुत उछल पड़ा और फिर बोला, अरे पिंटू पिंटू, तुम्हें पता है मैंने कल तालाब के किनारे गिरगिट देखा और अब मुझे पता चल गया कि गिरगिट का रंग नीला होता है। और वो सुन के चिंटू बहुत ही अचरज में पड़ गया क्योंकि उसने भी गिरगिट देखा है और वो तुरंत बोला, अरे नहीं नहीं, क्या बात करता है, गिरगिट का रंग नीला नहीं होता है, भूरा होता है, मैंने भी देखा है। और दोनों के बीच अब एक बहस छिड़ गई। दोनों लड़ने लगे कि भाई नहीं, गिरगिट का रंग नीला होता है, और एक कहता है नहीं, गिरगिट का रंग भूरा होता है। अब उन दोनों की बहस सुनकर पड़ोस में एक छोटी सी उनके जैसी बच्ची रहती है, गीता, और वो उनकी दोस्त भी है। तो वो भाग के आती है और गीता के आते ही चिंटू और पिंटू उनको बताते हैं कि हमारी ये उलझन है, हमें पता नहीं चल रहा है कि गिरगिट का रंग कौन सा होता है। अब गीता ये सुन के बहुत एक्साइटेड और हो जाती है और वो बताती है कि अरे गिरगिट का रंग नीला भी नहीं होता और भूरा भी नहीं होता, मैंने है ना गिरगिट पत्तों पे देखा है, गिरगिट का रंग हरा होता है। और देखो, उनकी कहानी में, उनकी बहस में और एक गीता भी जुड़ गई। अब तीनों और बहस करने लगे। फिर एकदम गीता को ख्याल आया कि चलिए, इस तरह झगड़ने से अच्छा है हम गगन भैया के पास जाते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गिरगिट का रंग कौन सा होता है। तो तीनों भाग के जाते हैं गगन भैया के पास। अब गगन भैया थोड़े से उनसे बड़े हैं, तो जैसे ही गगन भैया को वो उनकी उलझन बताते हैं, गगन भैया और कूद पड़ते हैं और वो बताते हैं, अरे भाई, गिरगिट का रंग काला होता है, वो हरा भी नहीं होता, भूरा भी नहीं होता और नीला भी नहीं होता। मैंने कल ही उसे देखा है रास्ते पर और मैंने तो उसे पकड़ के बक्से में बंद कर लिया है। तो समझे, गिरगिट का रंग काला होता है। तो अब तो उनका झगड़ा और चलने लगा कि आखिर भैया गिरगिट का रंग कौन सा होता है। तभी गगन की बड़ी बहन आती है और वो 12वीं कक्षा में पढ़ती है और साइंस पढ़ाती है। तो वो उन बच्चों को आखिर समझाती है कि उसके पीछे क्या राज है। वो समझाती है कि गिरगिट की त्वचा पे एक परत होती है, फोटोनिक क्रिस्टल, और उसकी वजह से प्रकाश के किरण प्रभावित होते हैं और उसी वजह से गिरगिट जिस जगह पे होता है, जिस माहौल में होता है, उसी माहौल के रंग में अपने आप को ढाल देता है। समझे? तो आखिर चारों बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया कि उनको सबको क्यों गिरगिट अलग अलग कलर का दिखाई दिया था। और फाइनली उनको ये भी समझ आ गया कि गिरगिट क्यों रंग बदलता है और कैसे बदलता है। अब चारों तो नाचने लगे, पर फिर गगन की दीदी ने उन्हें समझाया कि इस तरह से हम किसी भी प्राणी को किसी बक्से में या कहीं भी कैद नहीं कर सकते। तो फिर वो दीदी के साथ मिलकर एक बाग में जाते हैं और चारों वो गिरगिट को वहाँ छोड़ आते हैं। तो वहाँ जैसे ही छोड़ने जाते हैं गिरगिट को, वहाँ जैसे ही छोड़ने जाते हैं गिरगिट को, तो गिरगिट क्योंकि उसको बाग में छोड़ा है, वो हरे रंग का हो जाता है और अगेन उसका रंग बदलता देखकर चारों खुश हो जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। सो बेसिकली माय पॉइंट इज, आपने भी ये कहानी सुन के आपको भी लगा होगा कि कहानी से किसी भी हार्ड सब्जेक्ट का, हार्ड टॉपिक हम बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, राइट? और दूसरा, कहानी सुनने का और पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम कोई भी भाषा आसानी से सीख पाते हैं। कैसे? तो हम बचपन में हमारे दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ सुनकर ही तो बड़े हुए हैं और उनकी कहानियों की वजह से हमारे सामने बहुत सारे वर्ड्स, शब्द
और बहुत सारी वाक्य रचनाओं का जैसे खजाना खुल जाता है। और वही सुन सुनकर 1 या 2 या 3 साल की उम्र में, जब हम खाना भी नहीं जानते कि किस तरह हम खुद खा सकते हैं, उसी छोटी सी उम्र में हम वही कहानियाँ सुनकर हमारी मातृभाषा आसानी से सीख जाते हैं और कोई चुनौती का सामना हमें नहीं करना पड़ता है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर थोड़े बड़े होकर कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं, तो आप भी इसी तरह जो भी भाषा आप सीख रहे हैं उस भाषा की अलग अलग कहानियाँ सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से वो नई भाषा विथ देयर ग्रामर रूल आसानी से सीख जाएंगे। मतलब कुछ ज़्यादा चुनौती नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 हमने मेन पॉइंट्स की हमने बात की, जो कहानी को पढ़ के या सुन के या सुना के हम लर्निंग प्रोसेस में कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा और कई ज़्यादा कहानियाँ हमें हेल्पफुल होती है, जैसे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, कल्पनाशीलता, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और ऑफ कोर्स कहानी हमें मनोरंजन देती है, हमें रोमांचित करती है, हमें नॉलेज देती है ना। और साथ में कहानी की वजह से हम अलग अलग परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्पेशली बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी कैसे व्यवहार करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, वो भी कहानियाँ हमें सिखाती है। तो इसीलिए दिस एडवाइस इज़ टू ऑल स्टूडेंट्स दैट आप अभी छोटे हैं, तो इसी छोटी उम्र से ही आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर ले, तो आपको हमेशा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वोकैब्युलरी भी बहुत ही अच्छी होगी, है ना। तो दिस इज़ माय एडवाइस। और मैं जानती हूँ कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स तो आपको ये एडवाइस देते ही होंगे, है ना। तो प्लीज़ डू फॉलो देयर एडवाइस। सो नाउ विल come to the point that how we can be a good storyteller, है ना। तो उसके लिए I'll give you some points जो ज़्यादातर मैं फॉलो करती हूँ। बेसिकली I am a documentary maker and a street play maker. My name is Jasmine Mansoori. Sorry, मैं आपको मेरा नाम ही बताना भूल गई। और साथ में एज अ हॉबी मैं स्टोरी टेलर भी हूँ। और अभी वेरी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है अबाउट अ स्टोरी टेलिंग। और उसमें ज़्यादातर मैं गुजराती शॉर्ट स्टोरीज़ का पठन करती हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट पे कि कहानियाँ हम कैसे लोगों को सुना सकते हैं, हाउ वी कैन बी अ गुड स्टोरी टेलर। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप जो भी कहानी सुनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो डिसाइड कर ले कि आप इस तरह से किताब से पढ़कर पठन करना चाहते हैं या फिर आप मुंह ज़ुबानी लोगों को सुनाना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जो भी कहानी सुनाना चाहते हैं, प्लीज़ उसका बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, 6-7 बार उसे पढ़ लें, ताकि जब भी आप पठन कर रहे हैं या फिर अगर हाँ मुंह ज़ुबानी सुनाना है तो उसे समझ के याद कर ले, ताकि कोई गलती ना हो, मतलब रट्टा ना लगाए प्लीज़, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट इज़ कि आप जब भी कहानी को पढ़ते हैं, मतलब सुनाने के पहले आप जब भी उसका अभ्यास करते हैं, तो आप कहानी के अंदर इस तरह से आई शो यू, इस तरह से वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस है उसमें आप जहाँ भी पॉज लेना चाहते हैं ना सेंटेंस पढ़ते समय, वहाँ पे आप ऐसे टिक मार्क कर दें और स्पेशली उन वर्ड्स और सेंटेंसेस के नीचे आप अंडरलाइन कर दें जो आप ज़्यादा उत्सुकता से, भावुकता से पढ़ना चाहते हैं, ताकि जब भी आप
श्रोताओं के सामने, ऑडियंस के सामने कहानी का पठन कर रहे हैं, तब आप वो मतलब आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको ध्यान में रहता है कि मुझे कुछ अलग तरह से उसे पढ़ना है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहानी को आप आरोह और अवरोह के साथ, मॉड्यूलेशन के साथ उसका पठन करें या फिर सुनाएं। ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी कहानी बहुत ही फ्लैट लगेगी। मतलब कहानी लेखक ने जिस तरह से लिखी है, संवाद में लेखक जिस भाव का वर्णन करता है, या फिर अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है प्रकृति का या कुछ भी, तो वो किस भाव का है, मतलब हैप्पी है या सैड है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीकिंग में भी, पठन में भी वो फीलिंग लाए, तो वो बहुत ही अच्छी तरह अगर आप करेंगे तो श्रोताओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड दिस विल बी अ प्लस पॉइंट टू बी अ स्टोरी टेलर, राइट। अच्छा, अब उसके साथ है शारीरिक भाषा, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जब भी आप कहानी सुनाते हैं तो या तो आप खड़े होके सुनाते हैं या कहीं पे बैठ के सुनाते हैं, तो आपका जो भी पोस्चर है, आप खड़े हैं तो किस तरह खड़े हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि एक पैर पे ज़्यादा वज़न दे के खड़े रहते हैं और वो कुछ बेढंगा लगता है ना। तो दोनों पैर पे प्रॉपर बैलेंस करके अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से खड़े रहिए, और अगर बैठे भी है तो बहुत ही एलिगेंट लगे, अच्छे ब्यूटीफुल लगे, उस हिसाब से आप बैठे, और कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा भड़कीले और ना ही बहुत डल, बीच के प्रॉपर अच्छे लगे, प्रभावशाली लगे वैसे पहनिए, और बहुत ही डल लगे वैसे नहीं, मतलब मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, पर एटलीस्ट यू शुड लुक ब्यूटीफुल तो नहीं, पर आप अच्छे लगने चाहिए देखने वालों को, आपका पोस्चर और आपकी प्रतिभा अच्छी लगनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखें। और यस, जेस्चर्स पोस्चर्स में यानी शारीरिक भाषा में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाथों का प्रयोग। मतलब हाथ को इस तरह से मतलब अदब करके या फिर ऐसे कुछ एक ही पोस्चर लेके कहानियाँ मत सुनाइए, हाथों को मैक्सिमम नॉर्मल वे में यूज़ करिए। मतलब बहुत अननेचुरल भी नहीं लगना चाहिए, ओवर भी नहीं लगना चाहिए, पर अगर आप सिर्फ ऐसे करेंगे तो भी वो ज़्यादा अननेचुरल लगेगा। सो बी नेचुरल, जैसे हम ऐसे ही बात करते हैं रेगुलर लाइफ में, उसी तरह से कहानी भी सुनाइए। देन सो ये हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। नाउ विल कम टू द 6th पॉइंट, एंड दैट इज आपकी आवाज़ लयबद्ध और मिठास भरी रखें, क्योंकि आप कुछ सुना रहे हैं, ठीक है, आप गा नहीं रहे हैं, आपकी आवाज़ मतलब आप गाए इतनी मीठी नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह से कहानी का वर्णन करें, कहानी सुनाएं कि सुनने वालों को अच्छा लगना चाहिए, मीठा लगना चाहिए, सुनना उसे कर्णप्रिय लगना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लयबद्ध लगना चाहिए, फंबल ना हो, और अगर हो भी, जैसे आज मुझसे भी हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस से करिए। मतलब आप कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आप डर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आएंगे हम 7th पॉइंट पे, ऑडियंस के साथ, जो भी श्रोता लोग हैं, जो भी आपकी कहानी सुन रहे हैं, उनसे आई कनेक्शन रखें, और वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना लगना चाहिए कि आप ऐसे ही इधर उधर देख रहे हैं, मतलब पता नहीं, मतलब उनसे नज़रें ना चुराए, उनसे बहुत ही ज़्यादा आई कांटेक्ट रखिए। और ऐसा भी ना हो कि जैसे किसी एक बंदे का, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी एक बंदे को आपने देखा और फिर बस उसी को देख के आपने पूरी कहानी सुना दी, फिर बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप तो उसके प्यार में पड़ गए, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के साथ आई कांटेक्ट रखें, उन सबको एड्रेस करें,
और अगर आपको, क्योंकि अगर आई कांटेक्ट रखेंगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो आपकी स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं नहीं या नहीं, कुछ कॉमेडी पार्ट आता है तो हंसते हैं या नहीं, अगर कोई सैड पार्ट आता है तो मतलब वो क्यूरियस हो जाते हैं या नहीं, या सैड हो जाते हैं या नहीं। सो अगर उनसे आई कांटेक्ट रखेंगे तो ये सब भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसी हिसाब से आप अपने कहने के ढंग में चेंजेस भी कर पाएंगे, है ना। और अगर कोई सही में बहुत ही बोर हो रहा है ऐसा लगे तो फिर आप उससे बातें करना शुरू कर दें, आप उससे कुछ पूछ ले, या अपने इस तरह से भी आप अपनी कहानी में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 7th पॉइंट। सो नाउ 8th पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कहानी सुना रहे हैं उसके जो भी किरदार है, उस किरदार के संवाद आप सुनाते हैं, आप उसका पठन करते हैं, उस समय उस किरदार की एज और उस किरदार की डायलेक्ट, जो भी लेखक ने जिस डायलेक्ट में, जिस बोली में उसके संवाद लिखे हैं उसको भी यूज़ करने का प्रयास करें, उसी डायलेक्ट में उसके संवाद बोलने का प्रयास करें, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रसप्रद रहेगा आपका पठन, है ना। सो नाउ लास्ट पॉइंट कि आपकी कहानी का जो भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब ऑफ कोर्स कहानी में सिर्फ संवाद नहीं होते हैं, कहानी में संवाद कम और डिस्क्रिप्शन, वर्णन ज़्यादा होता है ना। तो जो भी वर्णन लेखक ने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रकृति का वर्णन, और उसने वो प्रकृति का वर्णन जिस मूड में किया है उसी मूड को अपने पठन में लाने का प्रयास करें, और वो वर्णन को आप इस तरह से उसको डिस्क्राइब करें जैसे सुनने वालों को वो प्रकृति उसके सामने दिखनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हाँ सामने बहुत सारे पहाड़ है, सनसेट हो रहा है, या आकाश, आसमान बहुत सारे रंगों से घिरा है, या बटरफ्लाई है उड़ रहे हैं, बागीचा है तो बहुत सारे फूलों हैं और बहुत सारे फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स हैं, और जो भी कैरेक्टर है वो कलर्स किस तरह से वो एंजॉय कर रहा है। सो सब जो भी डिस्क्रिप्शन है आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से डिस्क्राइब करें, तो आई बेट यू कि जो भी सुनने वाला है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से एंजॉय करके सुनेगा, आई एम श्योर। सो यही सब पॉइंट्स है जिसे आप ध्यान में रख के कहानी सुना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि कहानी टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, वो तो एक आर्ट है, और जो भी आदमी एक्सप्रेसिव है और अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छी तरह से वो पढ़ सकता है, वो डेफिनेटली अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है। बट आप अगर नहीं भी बनना चाहते स्टोरी टेलर तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप मतलब आपकी क्लास में या फिर आपके हॉल में या बड़े होके भी कहीं भी अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है या कोई भी स्पीच देनी है, उसमें भी ये एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल रहेगी, आई एम श्योर, है ना। तो 1-2 एक्सरसाइज है इसके लिए जो आप कर सकते हैं। आप मिरर के सामने जब भी स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने करने का प्रयास करें, तो आपके हाव भाव, एक्सप्रेशन आप देख पाएंगे, और आपकी आवाज़ सुनने के लिए अब तो मोबाइल पे सब रिकॉर्ड हो सकता है, वीडियो शूट कर सकते हैं, तो आपकी जो भी कहानी है जो आप सुनाना चाहते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट आप रिकॉर्ड कर ले, वीडियो शूट कर ले, और फिर आप वो सुने और देखें, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हो रही है और आप उसको सुधारने का प्रयास कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ एज अ स्टोरी टेलर मैं आपको एक कहानी के 2 पैराग्राफ सुनाऊंगी, क्योंकि वी हैव सम लिमिटेशन ऑफ टाइम। सो ज़्यादा कहानियाँ तो मैं सुना नहीं सकती, पर जस्ट होल्ड ऑन, पर आई ट्राई। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके, सो जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मोहन राकेश की। सो बेसिकली एक कहानी मैंने आपको सुनाई जो मुँह ज़ुबानी सुनाई है ना। ज़्यादातर छोटे बच्चों को हम कहानी कभी पढ़ के नहीं सुनाते, हम ऐसे ही सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो कहानी भी छोटे बच्चों के लिए थी। और अब ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पूरी कहानी नहीं, उसके 2 पैराग्राफ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जस्ट टू गिव यू अ डेमो कि जो भी मैंने जो अभी आपको पॉइंट्स बताए हाउ टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, तो वो पॉइंट्स को फॉलो करके हम किस तरह से अच्छी तरह से कहानी सुना सकते हैं, अच्छे कहानी का पठन कर सकते हैं। सो ये कहानी है मोहन राकेश जी की किताब की मेरी प्रिय कहानियाँ। और मोहन राकेश बहुत ही बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, और वो बहुत ही अच्छे नाट्यकार थे, बहुत अच्छे ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, और बहुत अच्छे लघु कथा कार है, मतलब शॉर्ट स्टोरीज हिंदी में उन्होंने ज़्यादा लिखी है। सो उनकी ये एक कहानी है अपरिचित, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ओके, सो कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले से पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजर जाती थी और वो नजर आ जाती थी, तो कुछ देख लेने का संतोष हो जाता था। मन को उलझाए रखने के लिए शायद इतना काफी था। आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर रुकना था। जब और कुछ दिखाई न देता था तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा और भी कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब, जो बहुत अजब सी बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने की बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत ही उदास था, और उनकी भारी पलकें पल भर के लिए ऊपर उठती और फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाज़ें ध्यान बटा देती थी, जिनसे पता चलता था कि गाड़ी पुल पर से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा इंजन की चीख सुनाई देती थी, जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होते थे। मैंने घड़ी में वक्त देखा। 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान सी थी। बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती थी और फिर विलीन हो जाती थी। वह जैसे आंखों से देख रही थी या सोच रही थी। फिर अचानक उसकी बच्ची, जिसे फर के कंबलों से लपेटकर सुलाया गया था, और वो अचानक जाग गई और ज़रा ज़रा कुनमुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई। उसने फिर 1-2 बार पैर पटके, अपनी बंधी हुई मुट्ठियाँ उठाई और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ गई। उसने बच्ची से सिर पर टोपी ठीक की और उसे कंबलों समेत उठाकर अपनी छाती से लगा दिया। ये उस कहानी अपरिचित के कुछ 2 पैराग्राफ मैंने आपको सुनाए, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आज की मेरी सेशन आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और सेशन एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। तो ये कविता खुद उसकी 4 लाइनों में अबाउट आवर रीडिंग हैबिट और कितनी ज़रूरी है रीडिंग हैबिट,
ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझा देती है ना। सो एक और गुड थॉट के साथ मैं अपनी ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड कहानियों से भरा है, ना कि परमाणु से। सो विद दिस गुड थॉट आई विशेस ऑल स्टूडेंट्स कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहे, आप बहुत ही अच्छे रीडर बने, बहुत कहानियाँ पढ़े, बहुत किताबें पढ़े और लाइफ में बहुत ही आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। अगर कुछ कमेंट है? ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।